नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल पर। तो आपकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन ढंग से चल रही होगी, ऐसा मैं आशा करता हूं। और आज विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। और अब आप बताइएगा आपके विज्ञान में कितने क्वेश्चन सही होते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख कर जरूर बताइएगा। चलिए आज की यूपीपी की बहुत ही बेहतरीन क्लास को शुरू करते हैं। अगर उसमें और एसएससी जीडी इस पेपर, इन दोनों पेपर में किसी एक में आपको सिलेक्शन लेना है, और सिलेक्शन तो हम चाहते हैं कि आपका दोनों में हो जाए, जिसमें आपकी पहली ज्वाइनिंग आज वही आप सेलेक्ट कर लें। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? ऑप्शन है कूलाम, एम्पियर, वोल्ट, सेकंड। तो दोस्तों आपको पता है विद्युत धारा का जो मात्रक होता है वो एम्पियर होता है। मुझे ये बताइए विद्युत धारा को हम लोग दिखाते कैसे हैं? तो आप कहते हैं विद्युत धारा जो होती है वो I बराबर Q/T होती है। यानी क्या है कि किसी भी चालक से एकांक समय में जितने आवेश निकल जाते हैं वो उसका विद्युत धारा होता है। या कहोगे कि एकांक समय में आवेशों का एक स्थान से दूसरे स्थान जाना ही क्या विद्युत धारा कहलाता है। I बराबर Q/T। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, किसी सेल को पुनः आवेशित किया जा सकता है? क्वेश्चन ध्यान सुनिएगा, मैंने किसी नहीं, किस सेल को पुनः आवेशित किया जा सकता है? ऑप्शन है शुष्क सेल, सीसा संचायक सेल, वोल्टी सेल, डेनियल सेल। तो दोस्तों पहली बात तो आप ये याद रखिए कि भैया किस सेल को आवेशित किया जा सकता है। तो जो द्वितीयक सेल होते हैं, कौन से? द्वितीयक सेल जो होते हैं, द्वितीयक सेल जो होते हैं उनको ही हम लोग पुनः आवेशित कर लेते हैं। ठीक है, प्राथमिक सेलों को आवेशित नहीं किया सकता है, एक बार यूज आ गए तो वो खत्म हो जाएंगे। तो आप प्रश्न में देखिए कि आपका द्वितीयक सेल है कहाँ। तो आपने कहा भाई द्वितीयक सेल का ऑप्शन जो है वो सीसा संचायक सेल ही है, यही इस प्रश्न का आंसर है। बाकी शुष्क सेल जो हमारा होता है ये एक प्राथमिक सेल है। ये क्या है? ये है प्राथमिक सेल है, ये प्राथमिक सेल होता है। ठीक है, डेनियल सेल भी प्राथमिक सेल है, वोल्टी सेल भी प्राथमिक सेल है। तो सीसा संचायक सेल क्या है? द्वितीयक सेल है, इसको दोबारा आवेशित किया जा सकता है। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अब आपको इस प्रश्न में बताना है कि बताइए निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। चुंबक के समान ध्रुवों में आकर्षण होता है, तो क्या यह सत्य है? तो आपको कहेगा बिल्कुल नहीं, चुंबक के समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण होता, आकर्षण नहीं होता। पृथ्वी चुंबक की भांति व्यवहार करती है, तो बिल्कुल यह बात सही है, पृथ्वी जो है चुंबक की भांति व्यवहार करती है। तीसरा देख लेते हैं, चुंबक के विपरीत ध्रुवों में प्रतिकर्षण होता, बिल्कुल गलत है, आकर्षण होता है। चुंबक का निश्चित परीक्षण प्रतिकर्षण, बिल्कुल नहीं, उसके दोनों परीक्षण होने चाहिए, और यहाँ तक कि लौह तत्वों को भी अपनी ओर आकर्षित करना चाहिए। तो इसका जो सही आंसर है वो बी है, पृथ्वी चुंबक की भांति व्यवहार करती है। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, सही खाद्य श्रृंखला पर निशान लगाएं। पहला ऑप्शन है घास, गाय, हिरन, भैंस। दूसरा ऑप्शन है गाय, घास, भेड़िया, हिरन, शेर। तीसरा ऑप्शन है घास, कीड़ा, चिड़िया, सांप। चौथा ऑप्शन है घास, सांप, कीड़ा, हिरन। अब देखो यहाँ पर इस तरह का जब सवाल आ जाए तो इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो गया है। तो आप देखो एक घास, कीड़ा, चिड़िया, सैप, ये तो हो नहीं सकता। घास ये तो एक ही की होगा, ये तो बन नहीं सकता। हिरन यहाँ पर, भेड़िया पहले आ गया है, ये हिरन यहाँ पर होता, भेड़िया इधर होता, तो थोड़ा बहुत चेक किया जा सकता था। नहीं, घास, कीड़ा, चिड़िया, सांप, इसका कोई संबंध इधर नहीं बन रहा। तो हमारे पास जो दिए गए ऑप्शन में डी ऑप्शन इसका सही है। तो इसका ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। यानी इसमें क्या होना चाहिए? घास, सांप, कीड़ा, हिरन, ये आपका इसका आंसर बनना चाहिए दिए गए ऑप्शन से। नहीं तो देखा जाए तो ऑप्शन में भी कुछ गलती है, कीड़ा पहले होना चाहिए था, ये ऐसे बनना चाहिए। देखिए पहले होता घास, फिर होता कीड़ा, ठीक है, ठीक, घास हो गया, कीड़ा हो गया, फिर सांप हो जाता, फिर हिरन आ जाता, या हिरन पहले आ जाता, सांप बाद में आ जाता। तो इस तरह आप बना सकते थे। चलिए अब दिए गए ऑप्शन से डी वाला सही है रहा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आवर्त सारणी में हीलियम का स्थान है ऊपर बाईं ओर, नीचे बाईं ओर,
नीचे दाईं ओर, ऊपर दाईं ओर। तो आप बताइए कि भाई आवर्त सारणी में हीलियम का स्थान क्या है? तो आप कहेंगे भाई हीलियम जो है वो कहाँ है? तो आप कहेंगे ऊपर दाईं ओर। देखो आप ऐसे जब आवर्त सारणी से बनाई जाती है तो ऐसे बनाते हैं, तो हीलियम यहाँ पर मौजूद होता है इस साइड, ठीक है। यहाँ पर हाइड्रोजन होता है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इस तरह चलते हैं, ठीक। उसके बाद आप देखोगे तो यहाँ पर हीलियम मौजूद होता है। हीलियम एक अक्रिय गैस है, तो यहाँ ये 0 आवर्त में होता है, या हम लोग कहते हैं उसको 18वें आवर्त में। तो हीलियम, नियान, आर्गन, जेनान, रेडान, क्रिप्टॉन, ये सब उसके क्या हैं? ये सब के सब अक्रिय गैसें होती हैं। तो यहाँ पर ऊपर दाईं ओर इसका प्रश्न सही है। आगे बढ़ते हैं। कैलेमाइन का रासायनिक सूत्र क्या है? कैलेमाइन का रासायनिक सूत्र आपको बताना है कि कैलेमाइन का रासायनिक सूत्र क्या है। ऑप्शन आपके सामने है ZnS, ZnO, ZnCO3, Fe2O3। तो बताइए कैलेमाइन का जो सही सूत्र है ZnCO3 है, जिंक कार्बोनाइट, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। बढ़ते हैं अगले ऑप्शन की ओर। आरबीसी की जीवन अवधि कम हो जाती है। आपके पास ऑप्शन आ गए, भैया इनमें से किस रोग में आरबीसी का जीवन काल कम हो जाता है? अनीमिया रोग में, थैलेसीमिया रोग में, हीमोफीलिया रोग में, फाइलेरिया रोग में। तो इसमें थैलेसीमिया रोग में क्या हो जाता है? बी ऑप्शन इसका राइट है। थैलेसीमिया रोग में आरबीसी का जीवन काल कम हो जाता है, ठीक है। थैलेसीमिया यकृत का रोग है। किसका है? यकृत का रोग है। इसमें भूख लगती है, लेकिन अगर खाना खा लोगे तो उल्टी होने लगेगी, यहाँ तक कि आदमी इतना ज़्यादा हाइपर होने लगता है, उसको कभी कभी बेहोशी आने लगती है, शरीर कमजोर होता चला जाएगा। इस तरह से एक यकृत का रोग है। अगर कोई पूछ ले तो ये भी आप याद रखना, थैलेसीमिया एक यकृत का रोग है। आई होप आप समझ पा रहे हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की, अब देखो दिए गए ऑप्शन में आपको बताना है कौन सा सही है। तो आप कहेंगे भाई ऑप्शन पढ़ लेते हैं। धन विद्युत प्रवृत्ति बढ़ती है, धात्विकता बढ़ती है, आयनिक त्रिज्या बढ़ती है, तत्वों के ऑक्साइड की क्षारीय प्रवृत्ति घटती है। अब आप बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो आप कहेंगे कि जब भी हम लोग बाएं से दाएं ऐसे जाते हैं, जब बाएं से दाएं, देखो ये ऐसे आवर्त सारणी से बना दी गई, इसे आवर्त सारणी, ठीक है। तो इसमें जब हम लोग बाएं से दाएं जाते हैं ऐसे, ये आवर्त सारणी हो गई इसे, ठीक है। तो जब इधर से इधर जाते हैं तो क्या होता है? तो आप कहेंगे भाई इसमें जो है इसका जो चौथा ऑप्शन है, तत्वों के ऑक्साइड की क्षारीय प्रवृत्ति बढ़ती है। अम्ल से हम क्या होता है? अनअम्लीय की ओर जाते हैं, यानी सॉरी क्या कह सकते हो, अम्ल नहीं, हम ये कह सकते हैं कि भैया जब हम मेटल से नॉन मेटल की ओर जाते हैं तो उनकी क्या होती है? क्षारीय प्रवृत्ति घटती जाती है, ठीक है। देखो तत्वों के ऑक्साइड की क्षारीय प्रवृत्ति घटती जाती है, तो इसका जो डी ऑप्शन है एकदम राइट है। आगे बढ़ते हैं। लैमार्कवाद का आधार क्या है? ऑप्शन आपके हैं जाति उद्भव, उपार्जित लक्षणों की वंशागत, जनसंख्यागत की, जीवन संघर्ष। बताइए जरा इसका आंसर क्या होगा। तो आप कहोगे उपार्जित लक्षणों की वंशागत इस प्रश्न का सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा समीकरण सही नहीं है? हम लोगों ने अभी अभी जो पहला प्रश्न देखा था उसमें मैंने आपको बताया था। तो आप ये बताइए कि इनमें से कौन सा सही है। तो पहले तो हम चेक कर लेते हैं भाई, I बराबर होता है Q/T। अब इनका रिलेशन जिसमें गलत होगा वही हमारा गलत हो जाएगा। तो आप कहेंगे ये वाला अगर हम T को इधर भेज दें, I को उधर ले आओ, तो Q/T ये भी हमारा क्या है? सही है। I बराबर Q/T, ठीक है। फिर हम लोग देखें तो Q बराबर यहाँ पर क्या है कि भाई Q बराबर I/T। तो क्या ऐसा होता है? हम लोगों ने तो नहीं देखा भाई। Q बराबर, देखो I यहाँ पर Q बराबर, ये हमारा जो C ऑप्शन है ये एकदम राइट आंसर है, ये हमारा गलत माना जाएगा। तो यही इस प्रश्न का सही आंसर होगा, ठीक है। क्या लिखा निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही नहीं है? तो क्या होता है? I बराबर Q/T। तो Q बराबर क्या होता है? IT, ठीक है। तो यानी इस प्रश्न में बेटा सही होना चाहिए, जानते हो क्या कि देखो T बराबर Q/I, Q/I हो जाना चाहिए, और I बराबर QT तो ये बनता नहीं है। Q बराबर जो होगा वो भी IT होना चाहिए, और Q बराबर यहाँ पर गलत लिखा हुआ है।
ठीक है। इस प्रश्न में हमें लगता है इस प्रश्न का फॉर्मेशन गलत तरीके से किया गया है। भाई I बराबर क्यू टी, ये पहला ही गलत हो गया, ठीक है, ये भी पहला ही गलत है। फिर I बराबर क्यू अपन टी, दूसरा सही है। तीसरा Q बराबर आई टी होना चाहिए, Q बराबर आई टी, तो ये भी गलत है, ठीक है, ये भी गलत है। तो यानी यहाँ पर क्या है, T बराबर I अपन टी, ये गलत। इसका मतलब इस प्रश्न का इस प्रश्न में एक फॉर्मेशन गलत है। इसमें लिखना चाहिए था कि भाई निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही है, निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण यहाँ पर आना चाहिए सही है, ये प्रश्न होना चाहिए। तब इसका आंसर बनता बी कि I बराबर क्यू अपन टी। हम लोगों ने पहले क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया, तो ये सवाल ऐसे होना चाहिए, निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही है, तो इसका आंसर बनेगा I बराबर क्यू अपन टी, जो हम लोगों ने भी सबसे पहला ही क्वेश्चन देखा था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तृतीयक उपभोक्ता, आपको पता तृतीयक उपभोक्ता वो होते हैं जो शुद्ध मांसाहारी होते हैं, वो तृतीयक उपभोक्ता कहलाते हैं। तो इसमें तृतीयक उपभोक्ता जो है वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका बाज हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उपधातु कौन सी है, तो उपधातु आपको पता है 5वें और 6वें वर्ग के जो तत्व होते हैं उपधातु कहलाते हैं। तो लोहा धातु है, सोना धातु, ग्रेफाइट, अधातु ये नहीं आनेंगे। उपधातु हमारी आर्सेनिक है, ठीक है, आर्सेनिक इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत किसने दिया? अब उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत आपको पता है ये किसने दिया था, तो आपने कहा लैमार्क ने दिया था। तो जहां लैमार्क देख जाएंगे भाई हमारा आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नोबल गैस का उदाहरण क्या है भाई? नोबल गैस यानी कौन से? हीलियम, नियॉन, आर्गन, जेनान, रेडान, क्रिप्टॉन, ये सब के सब हमारे क्या हैं? नोबल गैस है, तो उसमें रेडान मिल गया, यही हमारा आंसर। आगे बढ़ जाते हैं। जनित्र द्वारा ऊर्जा का रूपांतरण होता है, यानी जनरेटर द्वारा ऊर्जा का कैसा रूपांतरण होता है? तो उसमें आप कहते हो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं, तो आपका सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? देखो फिर से रिपीट कर गया क्वेश्चन। आपको तो विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, जो कि सबसे पहला क्वेश्चन था। हेमेटाइट किसका अयस्क है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हेमेटाइट बेटा लोहा का अयस्क है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। मिश्र धातु कौन सी? इनमें से कौन सी मिश्र धातु है? तो आप कहेंगे भाई मिश्र धातु जो है वो उसमें पीतल है, तांबा है, जस्ता है, टिन है। तो आपको बताना मिश्र धातु कौन सी है, तो कहोगे मिश्र धातु हमारा पीतल है, ठीक है, पीतल हमारी मिश्र धातु, बाकी सब प्योर धातुएं हैं। भारत में एनीमिया का कारण क्या है? गरीबी, अज्ञानता, गंदा रहन सहन, उपरोक्त सभी। तो बेटा अनीमिया जो होती है ये रक्त इसमें कम होने लगता है, ये हमारे यहाँ उपरोक्त सभी हो जाएगा। गरीबी, अज्ञानता, गंदा समदा रहन सहन है, ये सब उसके लक्षण होते हैं। उत्परिवर्तन का कारण क्या है? जीन परिवर्तन, जीवन संघर्ष, उत्विकास या प्राकृतिक चयन। तो आप कहेंगे भाई उत्परिवर्तन का जो सिद्धांत है वो हमारा है जीन परिवर्तन। कभी कभी जीन परिवर्तन होता है, एक नए टाइप के क्या होते हैं, उत्कर्ष हो जाता है, उद्भव हो जाता है। निम्नलिखित में से दिष्ट धारा का प्रयोग करते हैं। आप बताना दिष्ट धारा मतलब डीसी का प्रयोग किसमें करते हैं? पंखा, टीवी, टॉर्च, कूलर। तो आप कहोगे ये टॉर्च में डीसी का प्रयोग करते हैं, तो टॉर्च इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही सिंपल सवाल था। आगे बढ़ते हैं। पौधों एवं जंतुओं के बीच की कड़ी कौन है? पौधों एवं जंतुओं के बीच की कड़ी कौन सी? अमीबा, यूग्लिना, वायरस, क्लेमाइडोमोनास। तो इसमें क्या कहोगे भाई? पौधों और जंतुओं के बीच की कड़ी यूग्लिना है, याद रखना, ठीक है। कौन? यूग्लिना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चुंबकीय पदार्थ है भाई, चुंबकीय पदार्थ मतलब ऐसे पदार्थ, ठीक है, चुंबकीय पदार्थ मतलब लोहा है चुंबकीय पदार्थ में, ठीक है, लोहा हो गया, कोबाल्ट हो गया, कौन सा? कोबाल्ट, और टिन हो गया, ठीक है। जो लोहा, कोबाल्ट, टिन को अपनी ओर से देते हैं वो चुंबक कहलाते हैं। इसका सही आंसर लोहा होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? तो भाई लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण अस्थिमज्जा में होता है, ये आपको बहुत ही अच्छे से याद होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विद्युत बल में तंत्र किस धातु का बना होता है? विद्युत बल में तंत्र जो है वो किसका बना होता है? तो आप कहेंगे भाई विद्युत बल में जो तंत्र है वो हमारा बना होता है टंगस्टन का। तो ये आपका बहुत ही आसानी प्रश्न था। आगे बढ़ते हैं। एलिसा परीक्षण किससे किया जाता है? एलिसा परीक्षण जो है वो एड्स के लिए होता है। एलिसा परीक्षण एड्स के लिए होता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और इसमें T4 जो कोशिकाएं होती हैं, T3 भी होती हैं, T3 T4 कोशिकाओं को नष्ट करने लगता है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। गैलेना किस धातु का अयस्क है? गैलेना जो है किस धातु का अयस्क है? आपको ये बताना है। ऑप्शन आपके पास है जिंक,
लेड, कापर, एल्युमिनियम। तो यानी यहाँ पर जो लेड है ये इसका राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। वातावरण और जीवधारियों के परस्पर संबंधों से क्या बनता है? आप यहाँ पर बनता शब्द नहीं दिख रहा होगा, मैं आपसे पूरा पढ़ दे रहा हूँ। वातावरण और जीवधारियों के पारस्परिक संबंध से क्या बनता है? समुदाय, पारिस्थितिकी तंत्र, जीवोम, खाद्य जाल। तो बेटा इसका जो सही आंसर है वो आप बताएं भाई क्या बनता है? भाई क्या है? वातावरण और जीवधारियों के पारस्परिक संबंध से क्या बनता है? तो आप कहोगे पारिस्थितिकी तंत्र बनता है इसका। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। फिर बिल्कुल सही था आपका। शुष्क सेल में किस पदार्थ की क्षण एनोड का कार्य करती है? अब आपने अगर बचपन में या अभी देखो एवर रेडी इन सब के जो सेल आते हैं 10-10, 15-15, 12-12 रुपए के, उसमें जो एनोड बनता है वो किसका बनता है? तो आप कहोगे कार्बन का। किसका बनता है? कार्बन का। एनोड कार्बन का ही बनता है ना? तो आपने कहा बिल्कुल कार्बन का ही बनता है। ठीक है, आपने बहुत उसको तोड़ तोड़ के निकाला होगा, जो बीच में पड़ा रहता है वही एनोड हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, रुधिर का थक्का बनाने वाली रुधिर कणिका का नाम क्या है? भाई रुधिर का जो थक्का बनाती है उस कणिका का नाम क्या है? तो आप कहेंगे रुधिर का थक्का बनाने में दिएगा ऑप्शन में जिसका यूज होता है वो प्लेटलेट्स है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्राकृतिक चयनवाद प्रतिपादित किया है ग्रेगर जॉन मेंडल द्वारा, डार्विन द्वारा, जगदीश चंद्र बोस द्वारा, लैमार्क द्वारा। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर है वो आपका डार्विन जी हैं। प्राकृतिक चयनवाद का सिद्धांत डार्विन ने दिया था कि भाई जो चीज़ जैसे होगी अगर वो उसके अनुकूल नहीं हुई तो अपने आप समाप्त हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी, विनष्ट हो जाएगी और वहाँ पर उस चीज़ का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। निम्नलिखित में से सांद्रण विधि नहीं है? फेनप्लॉन विधि, चुंबकीय पृथक्करण विधि, निस्तापन विधि, गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। तो आप बताना इसमें से कौन सी विधि नहीं है? तो आप कहेंगे भैया इसका जो डी ऑप्शन है गुरुत्वीय पृथक्करण विधि, ये आपका सही आंसर है। ये वाली विधि नहीं, बाकी सारी विधियां मौजूद हैं। कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर छड़ में आवेश आ जाते हैं। आवेश आते हैं तो बेटा हमेशा आवेश जो आते हैं ना वो ऋण आवेश ही आएंगे। इसका जो सही आंसर है वो आपका क्या होगा? ऋण आवेश। कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर छड़ में आवेश आ जाते हैं। तो बेटा आवेश जब भी आने की बात कहेंगे ना तो इसका जो सही आंसर होगा, देखो कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन निकलकर रेशम में चले जाते हैं तो इस पर बचेंगे धन आवेश। ठीक है, तो इसका जो बी ऑप्शन है वो गलत है। यहाँ पर क्या होना चाहिए? ए ऑप्शन इज द राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आवर्त सारणी में किसी समूह में ऊपर से नीचे जाने पर आयनिक त्रिज्या घटती है, सुचालकता घटती है, घनत्व घटता है, धात्विकता बढ़ती जाती है। आपको बताना इसमें से कौन सा सही है। तो आप कहोगे भाई धात्विकता बढ़ती जाती है। ये क्लास में हमने बहुत अच्छे से आपको और समझाई है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैव विकास की प्रामाणिकता के संदर्भ में बहुचर्चित वैज्ञानिक कौन हैं? तो आप कहेंगे भैया जैव विकास के क्या है? प्रामाणिकता के संदर्भ में बहुचर्चित वो हैं, लैमार्क भी हैं, डार्विन भी हैं। तो इसमें आ और बा दोनों सही हैं, दोनों लोग इंपॉर्टेंट हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैव विकास के अंतर्गत जीवों की संरचनाओं में समानताएं हैं। समरूप या समवृष्ट रचनाएं, समजात रचनाएं, आ व बा दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आप कहेंगे इसमें भी समरूप या समान आवृत ये भी सही है, समजात रचना भी सही है, इसका भी आ और बा दोनों सही हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्राकृतिक चयनवाद किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था? प्राकृतिक चयनवाद देखो अभी अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था, डार्विन जी ने इसको प्रतिपादित किया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना के अजैविक घटक हैं। तो आप कहोगे अजैविक घटक हैं भाई अकार्बनिक पदार्थ, जलवायु, कार्बनिक, तो ये भैया ये सभी हो जाएंगे इसका सही आंसर। पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना के जैविक घटक कौन है? तो कहोगे जैविक घटक उत्पादक जैसे हरे, उपभोक्ता जैसे शाकाहारी मांसाहारी, अब घटक है अपरभोजी, उपरोक्त सभी नहीं, सभी। तो आप कहोगे भैया उपरोक्त में सभी, ये सभी आपका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक सरल आहार श्रृंखला के स्तर क्या हैं? तो आप कहोगे भैया उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, ये सभी। तो इसमें भी आप कहेंगे भैया ये सभी हमारे आहार श्रृंखला के स्तर हैं। तो इसका भी ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक घास स्थल में खाद्य श्रृंखला देखी जा सकती है। घास, टिड्डा, गिरगिट, छिपकली, बाज, हरे पौधे, चूहे, बिल्ली, सांप, बाज, शेर। ये घास, वो पौधे, खरगोश, भेड़, हिरन, भेड़िया, शेर,
या ये सभी। तो अब आप बताइए इनमें से कौन सा आंसर हमारा सही है। तो आप कहेंगे इसका जो है ये सभी स्तर देखे जाते हैं तो ये सब के सब सही हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैव विकास को प्रमाणित किया जा सकता है जीवों की तुलनात्मक शरीर संरचना द्वारा, शरीर क्रिया विज्ञान द्वारा, अनुवांशिक द्वारा, उपरोक्त सभी द्वारा। तो कहोगे भाई जैव विकास के लिए इसमें से हम सब किसी को भी दिखा सकते हैं, यानी सब सही हैं। इसका मतलब उपरोक्त द्वारा, सभी द्वारा। ठीक है। जैव विकास का आधुनिक सिद्धांत निम्नलिखित में से किन दो के कारण होता है या किन दो सिद्धांतों का समीकरण है। तो आप कहेंगे भैया दो सिद्धांतों का जो समीकरण है उसमें है डार्विनवाद एवं डी ब्रीज का उत्परिवर्तन सिद्धांत। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो इज द राइट आंसर है। अब अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं। फिलोसॉफी जूलॉजिक बुक किसने लिखी है। तो बेटा ये डार्विन ने लिखी है, इसको याद रखिएगा, पूछी गई ये बुक है, इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया। तो उत्परिवर्तन का सिद्धांत डी ब्रिज ने दिया था। आगे बढ़ते हैं। डी ब्रिज भाई साहब ने उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया था। क्वेश्चन नंबर 46 पर आते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस वर्ष किया गया। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1935 में किया गया। इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। खनिज पाए जाते हैं पृथ्वी के तल पर, भूप्रपटी पर, समुद्र पर, सभी पर। तो ये खनिज तो सब पाए जाते हैं। इसका सही आंसर द हो जाएगा। आप बताइए अभी तक हम लोगों ने क्वेश्चन 47 कर डाले हैं, अभी तक आपके कितने क्वेश्चन गलत हुए हैं। हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं 50। ठीक है। तो ये कौन सा 47वां चल रहा था। 3 क्वेश्चन और देखेंगे, फिर अगले वीडियो में हम लोग और बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला है। निम्नलिखित वस्तुओं में कौन सी वस्तु संचारित हो सकती है। लकड़ी की मेज, स्टील कुर्सी, लेप पोती, लोहे की छड़, खुले स्थानों पर रखी लोहे की छड़। तो ये कहा कि वही खुले स्थानों पर लोहे की जो छड़ होती है वही इसका सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बॉक्साइड किसका अयस्क है। भैया बॉक्साइड किसका अयस्क है। तो आप कहोगे भैया एल्युमिनियम का ये अयस्क होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एल्युमिनियम का अयस्क है बॉक्साइड। ठीक है। एल्युमिनियम इज द राइट आंसर इसका। ठीक है। निम्नलिखित से कौन सा साधारण विधि नहीं है। फेन प्लान विधि, निस्तापन, चुंबकीय गुरुत्वाकर्षण। तो ये तो आपको बहुत बार बार आ चुका क्वेश्चन। वृत्तीय पृथक्करण विधि। ठीक है। भू प्रॉपर्टी के भाग हैं, आपने कहा ये सभी हैं। भू प्रॉपर्टी के जो भाग अग्निस्थान, भट्टी, कटल, चिमनी, उपरोक्त सभी, ये सब परावर्तनी भट्टी के भाग होते हैं। आगे बढ़ते हैं। परावर्तनी भट्टी में भर्जन करते हैं उपरोक्त सभी का। भैया इसका भी सही आंसर यही हो जाएगा। धातुएं होती हैं उष्मा की सुचालक। क्या होती हैं। उष्मा की सुचालक होती है धातुएं। धातुओं के भौतिक गुण क्या हैं। धातुओं के भौतिक गुण चमक, सतह, कठोरता, आघात बढ़ते ना। तो ये भी इसका सब सही है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अयस्क के रूप हैं ऑक्सीकृत ऑक्साइड, हेमेटाइट, या भाई दोनों है, इसके दोनों सही होंगे। चलिए आज इतना ही रखते हैं और बताइए आप लिखकर कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं अब तक और आपको ये क्लास कैसे लगी है। अगर आपको और कोई दिक्कत पड़ती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं, हम उसको समस्या आपकी कर देंगे, पूरी सॉल्व कर देंगे। जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन आप हमसे राइज करोगे उतना ही ज़्यादा एक्सप्लेन करते चले जाएंगे। तो आप अपनी तैयारी को बेहतरीन रखिए। जब तक